कि आप देख सकते हैं इनके मुंह में बिल्कुल उस समय एक इंजरी हुई थी और एक गोली आके लगी थी और कई इनको इंजरी वगैरह हुई, कई वर्ष ये हॉस्पिटल में आके रहे, तो इनको कई मेडल वगैरह मिले हैं। में जो है करीब 2 बजे पीके का फायर हमारे चेहरे पे आके लगता है, जो कि हमारे पास हम कवरिंग फायर दे रहे थे, तो पीके का फायर हमारे चेहरे पे आके लगता है, तो उसमें हम गंभीर रूप से घायल हो गए। मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरा पूरा फेस आधा लटका हुआ था। फिर भी जो है हमारे जो है कमांडर साहब ने बोला कि कोई नहीं, आप जो है पीछे रुक जाओ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 साल मुझे लग गए इसको रिकवरी में। हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में जो है उसमें हमारा 6 साल कंटिन्यू इलाज चला। हाँ जी। और अभी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता हूँ। हाँ जी। और मेरे 27 ऑपरेशन हो चुके हैं। आजकल जो विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि अगर युद्ध में ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम फिर से तैयार हैं लड़ने के लिए। सच न्यूज़ 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव। मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे आज के कारगिल के वॉरियर से। आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं हवलदार जयहिंद प्रकाश, सेकंड राजदीप, द्वितीय राजपूताना राइफल्स का जवान हूँ। जो कारगिल फाइटर आप रहे हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी सर जानकारी पहले डिटेल में दीजिए। कौन से सन में ये युद्ध हुआ था सर? ये 99 को जो है हमारा अटैक हुआ था। हाँ जी। 99 के अंदर कारगिल वार हुआ था। हाँ जी। और फर्स्ट पोस्टिंग में हम लोग गए थे यहाँ कुपवाड़ा दुर्ग बोला में। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ से फिर हम लोगों को ऑर्डर मिला कि जो है हमें द्रास सेक्टर कारगिल में जाना है। हाँ जी। वहाँ पर फिर हमारे सीओ साहब ने आदेश दिया कि जो है बटालियन से एकदम मूव करके कारगिल गए। कारगिल में एक द्रास सेक्टर जगह है। हाँ जी सर। जहाँ से वहाँ पे टाइगर हिल, टोलोलिंग, त्रिपेम्पल, मतलब जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब वहाँ से जो है कवर हो सकते थे, मतलब सबको दिखाई देता था। तो वहाँ पे हम लोगों को टास्क दिया गया। हाँ जी। टोलोलिंग नाम की छुट्टी थी, तो सर उसके बाद में टास्क हम लोगों को दिया गया टोलोलिंग का। हाँ जी सर फर्स्ट अटैक हमारा हुआ था 11 जून 99 को टोलोलिंग का। उसके पर जो है हम लोगों ने शाम को 4 बजे ब्रीफिंग हुई साहब की। ब्रीफिंग के बाद में फिर शाम को करीब 7:30 बजे 8 बजे हम लोग जो है टोलोलिंग के अटैक के लिए निकले। हाँ जी। तो वहाँ पर जाने के बाद में करीब गाड़ियों ने हमें रोड के किनारे छोड़ दिया। उसके बाद पहाड़ी भी हम लोग चढ़ते गए। पूरी रात हम लोग चले, दिन में हमने विश्राम किया। उसके बाद में अगली नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में शाम को 7:30 बजे फिर हमने दुश्मन के ऊपर अटैक कर दिया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके दिवाली वहाँ पे मनाई। पूरी रात समझ लो गोलाबारी चली और सुबह टोलोलिंग के ऊपर दुश्मन के हमने 22 लाशें जो है मार गिराया। उसके बाद उस चोटी के ऊपर सुबह जो है 5:30 बजे हमने 2 राजदीप का और इंडियन आर्मी का झंडा लहरा दिया कि हमने जो है ये फतह हासिल कर ली। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। मैं आपको एक रियल भी बताना चाहता हूं कि जैसे हम मूवी वगैरह में देखते हैं कि देशभक्ति पर कई मूवी बनती है, उसमें रीटेक का आपको बहुत ज्यादा चांस मिलता है, आप बार बार रीटेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो रियल लाइफ है सर, इसमें रीटेक का कोई चांस नहीं है। और जैसा कि हमारे ये कारगिल वॉरियर बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं इनके मुंह में बिल्कुल उस समय एक इंजरी हुई थी और एक गोली आके लगी थी और कई इनको इंजरी वगैरह हुई, कई वर्ष ये हॉस्पिटल में आके रहे, तो इनको कई मेडल वगैरह मिले हैं। और ये देशभक्ति की एक सेवा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो उसके बारे में सर आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमारे दर्शक आपको बहुत अच्छे से बहुत लाइक देंगे, आपको बहुत प्यार करते हैं सर आपको। तो फिर उसके बाद में सर हमने जो है अटैक हमारा खत्म होने के बाद में फिर हम लोग जो है नीचे आ गए। 1 हफ्ते का हमें विराम दिया गया। उसके बाद 28 जून 99 को हमें सेकंड अटैक के लिए तैयार किया गया। वो था त्रिपेम्पल का अटैक, जो कि त्रिपेम्पल का एरिया बहुत ही दुर्गम एरिया था। उसमें हमें 2 दिन रास्ते में चलते चलते लग गए। उसके बाद में फिर जब अटैक करने का हमारा टाइम तो 28 जून 99 को शाम के 8 बजे हमने त्रिपेम्पल के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के दौरान हमारे बहुत से ऐसे साथी थे जो कि शहीद हो गए और बहुत से ऐसे हमारे थे जो कि कैजुअल्टी हो गए। लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अटैक करके हासिल कर लिया, चोटी को हमने हासिल कर लिया। उसी दौरान रात में जो है करीब 2 बजे पीके का फायर हमारे चेहरे पे आके लगता है, जो कि हमारे पास हम कवरिंग फायर दे रहे थे, तो पीके का फायर हमारे चेहरे पे आके लगता है। तो उसमें हम गंभीर रूप से घायल हो गए। मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरा पूरा फेस आधा लटका हुआ था। फिर भी जो है हमारे जो है कमांडर साहब ने बोला कि कोई नहीं, आप जो है पीछे रुक जाओ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, आप बाकी का अपना वो करो। मैंने हाथ लगा तो मेरा पूरा फेस लटका हुआ, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मुझे कुछ दिखाई दे रहा होता तो शायद मैं और भी आगे कुछ जो है कार्रवाई करता। सर ये आपके जो इंजरी हुई आपके,
तो इसको रिकवरी में कितना समय लग गया और कितने स्टिचेस वगैरह कैसे? ये हमारा करीब 6 साल मुझे लग गए इसको रिकवरी में। RR हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में जो है उसमें हाँ जी हमारा सर। 6 साल कंटिन्यू इलाज चला। हाँ जी। और अभी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता हूँ। हाँ जी। और मेरे 27 ऑपरेशन हो चुके हैं, सर्जरी 27 सर्जरी मेरी हो चुकी है। आज भी हम आप लोगों के सामने हैं और हम तो बस यही कहते हैं कि देश का जज्बा हर एक इंसान में होना चाहिए और इसकी सेवा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। सर ये जो आपका ट्रीटमेंट चला ये कितना टाइम चला सर? मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। ये हमारा पहले फर्स्ट में हमें जब चोट लगी थी 28/99 को, तो उसके बाद में फिर मुझे 92 बेस श्रीनगर लेके आया गया। श्रीनगर में मैं 1 हफ्ते वही श्रीनगर में रहा। थोड़ा रिकवर होने के बाद में वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमें लाया गया दिल्ली। दिल्ली में हमारा बेस हॉस्पिटल में करीब मैं रहा 8-9 महीने बेस हॉस्पिटल रहा। बेस हॉस्पिटल ने फिर रेफर कर दिया RR हॉस्पिटल को। वहाँ फिर RR हॉस्पिटल में करीब मैं 5.5-6 साल में कंटिन्यू वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला और उस दौरान मेरे 27 ऑपरेशन हुए हैं, सर्जरी इसकी हो चुकी है। 27 सर्जरी मेरी इसकी हो चुकी है। और अभी भी हमारा जो है थोड़ा बहुत जो है फेस, मतलब एक साइड से मेरा ये सूनपन रहता है पूरा। हाँ जी। हाँ, एक साइड से मेरा फेस पूरा जो है वो रहता है। सर मैं एक इसमें छोटा सा एक आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी के साथ में थोड़ी सी इंजरी हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, अपनी लाइफ से उब जाते हैं। तो सर के 27 ऑपरेशन हो चुके हैं, सर्जरी हो चुकी है, फिर भी अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं और आगे ये देशभक्ति के लिए देखो सर इन्होंने कितने बड़े काम किए और आगे भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं और प्राइवेट अपनी जॉब वगैरह जैसे जैसे इनका जीवनचर्या चल रही है सर उसके लिए आगे योगदान दे रहे हैं अपना जीवन। पारिवारिक सर आपको कोई पारिवारिक समस्या हुई इसके लिए? नहीं, हमारी पारिवारिक समस्या तो कुछ नहीं हुई। कुछ ऐसी कुछ हमारी पारिवारिक समस्या ऐसा कुछ नहीं आया। किसी भी साइड से कोई पारिवारिक मेडिकल इशू सर आपको कोई इसमें नहीं रहे? फिर नहीं, मेडिकल इशू भी कुछ नहीं। गवर्नमेंट अपना जितना गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी थी वो अपना देती रही और जहाँ तक हो सका मुझे मेरा इलाज कराने की पूरी कोशिश करी है कि लड़का सही हो जाना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टरों का, बहुत सारे अफसर जो हैं जो चाहते हैं लड़का सही हो जाए और काफ़ी अच्छा हमें जो है रिस्पॉन्स मिला गवर्नमेंट से भी, हर जगह से। सर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं जो उस समय आपके साथ ड्यूटी पर थे और शहीद हो गए या कई आपके साथ इंजरी हुए, मुलाकात आपकी होती है, बातचीत होती है, सर आपको कैसा लगता है और कैसे कब किस वीकेंड पे उनके साथ मुलाकात होती है? कुछ ऐसा बताएं। जो इंजर्ड हुए तो उनसे अभी भी मेरी बात होती है। राजस्थान के रहने वाले हैं, कोई हमारे यूपी के रहने वाले हैं, बातचीत होती है। हम लोग साथ में जैसे लड़ाई लड़ रहे थे तो हमसे पहले भी जो हमारे पास LMG 1-2 होते हैं, तो हमारे साथ जो लड़का था उसको भी जो है हाथ में गोली लगी। मुझसे पहले वो कैजुअलिटी हो गया, फिर उसको हमने फर्स्ट एड वगैरह दे करके नीचे कर लिया। फिर उससे फिर गन ले करके फिर हमने जो है रात में पूरा अटैक किया, लड़ाई लड़ी उस वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें जो है कि मैंने मतलब उस टाइम जो जोश ऐसा था कि मतलब कुछ इतनी करने की क्षमता थी कि अगर कुछ भी हो जाएगा मुझे दिख रहा होता तो मैं पूरी रात लड़ाई लड़ता और भी ज़्यादा कैजुअलिटी करता। लेकिन बस ये है कि मेरे छोटे मुझे दिखना बंद हो गया। और अभी जो हमारे साथी हैं उनसे भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो कभी कभी दौर को हम याद करते हैं कि जब हम अटैक में गए थे तो साथ में बैठते थे। जो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके परिवार वाले आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे यहाँ जो है ग्वालियर रहने वाले सुल्तान सिंह वगैरह हैं, हवलदार जो उसके साथ में जो है अभी भी हैं, वीर चक्र वगैरह हैं उनके पास में। और उनके वो नहीं है, उनके परिवार वाले हैं, उनकी फैमिली वगैरह से बातचीत होती तो ठीक है, चल रहा उनका अच्छा है, ठीक है अपना जैसे भी हैं। और जो हमारे साथी थे वो साथी भी अभी उनसे बातचीत होती तो कभी कभी याद करते हो सर हो गया यार, हम लोग कहाँ लेटर लिखते थे कि यार कल कुछ हो गया तो क्या होगा, ठीक है कुछ नहीं, फिर भी हम कहते जो होगा देखा जाएगा। हम लोग फिर अपना आराम से दीपावली मना के आए और आज आप लोगों के सामने। बिल्कुल। मैं आपको सर एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमें अगर कभी कहीं जाना होता है तो हम बहाना डाल देते हैं कि हम नहीं आ सकते, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हीटर नहीं है, हीटर बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो सर मैंने 2 बार मैं सर लेह में गया हूँ और वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है सर वो माइनस में रहता है। और वहाँ पर अगर आप इतना हाईएस्ट एटीट्यूड है कि अगर आप बिना मफलर या बिना कैप के, मोंकी कैप के, अगर आप, मैं सर सही कह रहा हूँ आपको, सब बिना आप इन चीज़ों के अगर वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ पर आप चक्कर खा के नीचे बेहोश होके गिर जाएंगे क्योंकि वहाँ का माइनस में रहता है टेम्परेचर। हम यहाँ पर अपने घरों में बैठे होते हैं फिर भी हमें हीटर चाहिए। और ऐसी इन जगहों पर ये ऐसे हमारे देशभक्ति का जज्बा जैसे कूट कूट के भरा हुआ है, वहाँ ये निस्वार्थ सेवा करते हैं और बहुत सर फख्र महसूस होता है हमारे देश जवानों पे। ये वीडियो सर बहुत लोग लाइक करेंगे और सर करते भी हैं ऐसे देशभक्ति का जज्बा आपका देखकर।
तो सर और कुछ वहाँ का एटीट्यूड का माइनस का कुछ वहाँ के जो सर एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो वहाँ पर कई तोप गोले वहाँ रखे हुए हैं पाकिस्तान के और फ्लैग रखे हुए हैं, तो वो उल्टे करके रखे हुए हैं ताकि उनको एक तरह से रिस्पेक्ट ना मिले। वो इसीलिए दिया गया है कि इन लोगों ने हमारे देश के ऊपर इतना अत्याचार किया हुआ, अगर उनको दुनिया को समाज को हम ये दिखाते हैं कि भाई देखो ये है इनकी असलियत क्या थी। हम जब अटैक कर रहे थे तो वहाँ पर नॉर्दर्न इन्फेंट्री की जो है हमें हाँ जी सर। जैकेट मिलती थी, राशन मिलता था हाँ जी। पाकिस्तान के नाम से। ऐसे ही इन्होंने अपनी बिछा रखी थी कि आप देखते हो तो इतनी व्यवस्था कर रखी थी कि 1-2 दिन में ऐसा नहीं हो सकता है। हमने बैंकर वहाँ पे उस सर्दियों में खाली कर देते, तो इन्होंने उनकी व्यवस्था पहले कई सालों से चली आ रही थी कि ताकि इस तरीके से इतना मजबूत बंकर इन लोगों ने बना रखा था या वो इतना अमनेशन इतना राशन डंप करके रखा हुआ था कि 1-2 दिन में 1-2 साल की तैयारी नहीं थी, ये काफ़ी पुरानी तैयारी चली आ रही थी। मैं खुद वहाँ पर गया हूँ तो सर मैंने वहाँ पर हमने पिक वगैरह खिंचवाई है, तो हमने सर यही वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर जो आर्टिलरी स्टेन गन और कई आर्म्स वगैरह हैं, तो उनको उल्टा करके और फ्लैग को उल्टा करके लगा रखा है। ये एक हमारे नेशनल को हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं और वॉरियर में उनके हम देश के अपने जो है हाँ जी हाँ जी, तो सर बहुत फक्र महसूस होता है कि जब वहाँ पर वीर जवानों की हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने हमारे देश के लिए मर मिटे। और सर सल्यूट है आपको, बार बार रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है सर। तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को इतना सब्सक्राइब और इतना लाइक करें। हाँ जी और वीडियो को पसंद करें। हाँ जी सर। जय हिंद जय भारत। सर लास्ट में एक क्वेश्चन है आपका, आपके सर मेडल्स के बारे में आप कुछ बताएं सर। आपके ये मेडल्स हमें विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल मिला हुआ है। और हम इस दौरान जो है 2006 के अंदर यूएन फॉरेन में भी गए थे। हम वहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका, केनिया, लुम्बाशी मतलब ड्यूटी करके यूएन के अंतर्गत आए हुए हैं। और हमने जो है चोट लगने के बाद भी मैंने 17 साल फौज के अंदर दिए हैं। हम उसके बाद में लेह में भी पोस्टिंग हमारी हुई है और मतलब बहुत सारी जगह पे हम तब भी ड्यूटी के लिए गए हुए हैं। हॉस्पिटल आते थे, इलाज कराते थे, टाइम मिलता था यूनिट जाते थे, वहाँ अपना ड्यूटी करते थे, अपना सारा कुछ। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। खाली ऐसा नहीं है कि ये 26 जनवरी या 15 अगस्त पे आपको याद किया जाता है, हमारा देशभक्ति का जो जज्बा है सर हमारे दिलों में सर कूट कूट के भरा हुआ है। हम जब भी कभी भी वीडियो ऐसी चलती हैं तो जरूर आपको पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee-woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी। मेरे सहयोगी राजीव नरूला ने काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं और कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि आप की जो सेना में भर्ती है वो कैसे हुई, ट्रेनिंग कैसे हुई, और आगे जो नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं 97 का भर्ती हूँ और मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ग्राम तिरन का रहने वाला हूँ। तो उस टाइम पे हम लोग जो है बहुत ही जब करीब 15-16 साल के मैं 16 साल में फ़ौज का भर्ती हो गया था। तो जैसे ही मैं अपना आर्मी के लायक जो अपनी क्वालिफिकेशन होती है 10-12 करके जो है फिर मैंने तैयारी करनी शुरू कर, पहले से मेरी तैयारी चल रही थी। और ये दिसंबर 96 में जो है भर्ती हुई थी और 97 में मैं भर्ती होके ट्रेनिंग के लिए आ गया था यहाँ पे दिल्ली में। और लखनऊ में मेरी भर्ती हुई थी और दिल्ली में राजपुताना राइफल रेजिमेंट सेंटर में हमारी ट्रेनिंग हुई। यहाँ पर जो है 1 साल ट्रेनिंग के बाद में फिर 97 लास्ट में फिर हम लोग जो है फर्स्ट पोस्टिंग हमारी हुई थी ग्वालियर में। ग्वालियर में हम वहाँ पे रहे करीब एक साल टर्न रह गया था ग्वालियर का। ग्वालियर में रहने के बाद में फिर हम लोग चले गए जम्मू श्रीनगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे जो है फिर रहे और रहने के बाद में फिर अपना कारगिल नामक जो है लड़ाई आ गई, उसके अंदर हम जो है पार्टिसिपेट किया। तो जो नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप इनको? मैं अपने नौजवान साथियों को ये कहना चाहूँगा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर से एक बच्चा फ़ौज के अंदर होना चाहिए और देशभक्ति का एक ऐसा एक जज्बा है हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। और जो इंसान इसमें देशभक्ति में अपने आर्मी या सेना के अंदर ड्यूटी करना चाहते हैं तो उनको तो है कि फर्स्टली उनको अपनी मेहनत बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी और निस्वार्थ निसंभावना
जो है किसी लालच के, किसी उसके देश की भावना के लिए उनको आगे आना चाहिए। और जहाँ तक हम देखते हैं आजकल नौजवान जो है बहुत ही उत्सुक हैं मतलब फौज में आने के लिए, और उनको चांस मिलना भी चाहिए और अपनी मेहनत करें, तैयारी करें। ऐसा कुछ नहीं, देशभक्ति सबके लिए है, सब आ सकते हैं, सब में काम कर सकते हैं। आपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आप जख्मी भी हुए, इतने साल आपने संघर्ष किया, तो आपको सरकार ने जो सम्मान वगैरह दिया, आप इससे खुश हैं? हाँ बिल्कुल, सरकार ने जितना जो हो सकता था हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। सबसे बड़ा तो हमारे लिए मेडल और अवार्ड यही है कि हमारी लाइफ बच गई और उस गवर्नमेंट ने हमारा जो है साथ दिया, हमारा ट्रीटमेंट हुआ। जहाँ जहाँ उनको लगा कि यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी जवान को साथ, उसके लिए वो हमें भेजा गया और हमारा इलाज चला। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहयोग रहा और हमें ठीक है, जो भी संतुष्ट है, हमारे लिए अच्छा है। मेडल के अलावा आपको कोई सहयोग राशि भी वगैरह दी गई? हाँ, हमें स्टेट गवर्नमेंट यूपी की तरफ से जो है दिया गया था और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है, और आर्मी की तरफ से जो है हमें जो बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए वो सारा कुछ मुझे मिल रहा है। तो आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। अपने हम सेना से अपने जो है उससे बहुत खुश हैं और जो मिला है हमें अच्छा मिला है। ठीक है, वो जो भी है अपना लाइफ काटने के लिए तो हमें होना चाहिए, जो भी है पेंशन मिल रही, जो भी मिल रहा है अपना ठीक मिल रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, और आजकल जो विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि अगर इस युद्ध में ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम फिर से तैयार हैं लड़ने के लिए। एक बार हमारी लड़ाई हो चुकी है और हमने जो है अटैक किया है, लड़ाई लड़ी है। अगर देश को फिर कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं उसके लिए। हम मुँह तो जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम वही हैं जो कल थे, बस इतना है कि हम सेना से घर आ गए हैं। अगर दोबारा बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे और लोगों को ये भी कहते हैं कल को जरूरत पड़ती है तो आप लोग भी तैयार रहिए। तो आपने ये बातचीत सुनी, तो आप को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोग प्रेरित हों कि देखिए एक सेना में इतने साल इन्होंने काम किया, 17 साल काम किया, और उसके बाद कारगिल युद्ध में इनको जख्मी भी हुए, कई साल इनको लग गए इलाज करते हुए, और आज भी इनमें हौसला है। और ये आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सेना में भर्ती होइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नौजवान लोग प्रेरित हों सेना में आने के लिए। सच न्यूज़ 24/7 से राजीव नरूला के साथ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। नमस्कार।